चलो देखो, एक बात हम बताना चाह रहे थे कि कल पढ़ाने समय एक छोटा सा गलती हो गया था कि तुम लोग को जो हम चार्ट बाय फ्रिक्शन बता रहे थे उसमें हम एक चीज उल्टा बता रहे थे। जो हम लोग टेबल बनाते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ पर लिखे थे वुलन क्लॉथ, और फिर इसमें तुम्हारा रहता है रबर मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल, ये सब था। तो ये जो पूरा टेबल हम बनाए थे उसमें एक छोटा सा गलती हो गया था। देखो क्या गलती हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या कि जब हम रब करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो मटेरियल यहाँ इस टेबल में रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो मटेरियल इस टेबल में रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम तुम लोग जो बताए थे, क्या बताए थे कि कॉम पॉजिटिव होता है और ड्राई एयर नेगेटिव होता है ना। तो ये गलत है, ये हम गलत बता दिए थे, इसको सही कर लेना लिखेगा। तो ड्राई एयर पॉजिटिव होता है और कॉम नेगेटिव होता है, ठीक है, ये सही है। इसको तुम लोग चेंज कर दो, ये बताने समय गलत से गलत, ठीक है। और बाकी सारे चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सही कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। हम लोग क्वेश्चन दिए थे, क्या था क्वेश्चन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1 coulomb charge। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगर 1 कूलम चार्ज होता क्या कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन आया होगा कहीं से गया होगा। तो अगर कोई 1 कूलम चार्ज है तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब नहीं है। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, 1 कूलम जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन गया होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो 1 कूलम में जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का क्या है कि चार्ज आया होगा या गया होगा। बट यहाँ पर बात ये है कि अगर 1 कूलम चार्ज हमको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आना होगा अगर नेगेटिव करना है, और अगर पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज करना है तो हमको किसी मेटल से किसी आइटम से कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा। हमको वो चीज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। 1 कूलम चार्ज अटेन करने के लिए, 1 कूलम चार्ज प्राप्त करने के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉडी से या तो निकालना होगा या तो बॉडी में लाना होगा। तो देखो यहाँ पर हम यूज क्या करेंगे, तुम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे Q इज इक्वल टू एनी, और अभी तक कितना पढ़ा है, मात्र एक ही फॉर्मूला बताए हैं। इसका मतलब जो आंसर आ रहा था तो यहीं से आ रहा था, तुम लोग को मोड़े से पूरा पढ़ कर आना, तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। यूज किया था इसको, हां चलो ठीक है। चलो देखो Q क्या था, चार्ज का, Q क्या था, चार्ज का। चार्ज यहाँ पर कितना है मेरा, 1 कूलम है चार्ज, Q चार्ज ही था ना, चार्ज में कितना है 1 कूलम इज इक्वल टू n इनटू E। E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और वो कितना होता है 1.6 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। यहाँ कूलम लगा सकता है, कूलम, ठीक है, कुछ नहीं है। तो n कितना, हमको n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है, सिर्फ तुम्हारा इंटीजर हो सकता है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो था, कितना इलेक्ट्रॉन गया है कितना इलेक्ट्रॉन आया, और वो इंटीजर में था, ठीक है। तो n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 कूलम अपॉन 1.6 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 है, और ये क्या होगा प्लस 19, which implies n is equal to, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0 जाएगा, है ना, मिल जाएगा। ये तुम्हारा 5 बार में 8 बार में, तो 5/8 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 डिवाइड करो। तो 8 को अगर 5 से डिवाइड करेगा तो एक बार होगा नहीं, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 6 बार में 48 बच गया 2, फिर 0 देंगे, 0 यहाँ देंगे तो 2 बार में 16 बच गया 4, फिर 0 देंगे
5 बार के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो n क्या आ गया 0.625 into 10 raised to the power 19। क्या ये इंटीजर है? नहीं इंटीजर। क्या ये n पॉसिबल हो सकता है? नहीं। अगर n पॉसिबल नहीं होगा तो 1 कूलम चार्ज भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं 1 कूलम चार्ज के लिए। और वहां पर क्या मिला n कैलकुलेट हो रहा है, इंटीजर नहीं है, तो उस हिसाब से 1 कूलम चार्ज कभी हो ही नहीं सकता। और होता तो है कोई बॉडी में 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम चार्ज तो होता है, कैसे हो सकता है? तुम लोग गलत बोल रहा है कि ये इंटीजर है। देखो कैसे तुम लोग सिर्फ 0.625 को देखो, बगल में 10 raised to the power -19 भी है। 10 raised to the power -19 का क्या मतलब है? 0.625 के ऊपर 19 को 0, इसको अगर तुम सॉल्व करेगा n = 0.625, तो यहाँ से पॉइंट हटाएगा, नीचे 3 0 जाएगा, ऊपर 10 raised to the power 19 कैसे लिख सकते हैं into 10 raised to the power 16, 16 3 19, ये और ये कट गया। n = 625 into 10 raised to the power 16। अब 10 raised to the power 16 मतलब है 625 पर 16 को 0। तो अब बताओ क्या ये इंटीजर है? अब दिख रहा है इंटीजर। अगर ये 10 raised to the power -19 नहीं रहता, सिर्फ 0.625 होता, तब तुम्हारे क्या हो जाता? ये इंटीजर नहीं होता। बट ये 10 raised to the power 19 जो है, उसके कारण से जब तुम इसको कंप्लीट पूरा देखेगा ओवरऑल, तो ये क्या है? इंटीजर है। और जो चार्ज होता है 1 कूलम में, वो कितना होता है? 625 into 10 का पावर 16। तुम समझ सकते हैं कितना बड़ा, कितना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 1 कूलम चार्ज। और जो लिखने का तरीका होता है, ये हम लोग इंटीजर दिखाने के लिए ऐसे लिखते हैं, बट जो लिखने का सही तरीका होता है वो ऐसे लिखा जाता है। एक डिजिट के बाद पॉइंट रखा जाता है और बाकी सारा को 10 का पावर में रख दिया जाता है। तो अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो देखो ये हो जाएगा 6.25 into 10 का पावर 18। पॉइंट एक बार इधर जाए तो कम हो जाएगा, पॉइंट एक बार इधर जाए तो कम हो जाता है। तो ये तुम्हारा 1 कूलम चार्ज ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होता है कि जब भी तुम्हारा बहुत ज्यादा बड़ा संख्या आ जाता है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना है और बाकी जो भी 0 आ रहा है सब 0 को 10 का पावर में लगाना है। तो अभी भी तुम लोग को लग रहा हो कि ये 6.25 इंटीजर नहीं है, मगर इंटीजर किसी कारण से ये 10 का पावर 18 जब मल्टीप्लाई करेगा तो तुमको दिख जाएगा कि क्या है, एक इंटीजर है, एक गुणा। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। किसी को डाउट है? कोई दिक्कत है? ये हो गया तुम्हारा, तुम लोग को बनाकर आना चाहिए था, तुम लोग बनाकर आए। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे? चार्ज पढ़े, चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़े, चार्ज का टाइप पढ़े, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े कि चार्ज हम किसी बॉडी को कैसे कर सकते हैं। उसमें से तुम लोग का एक सवाल अभी बचा हुआ है कि जो हम लोग से कल पूछे थे कि जब तुम स्केल को अपने बाल में रखता है, बाल पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे स्केल में पॉजिटिव नेगेटिव आता है, तो वहां पर कागज क्यों अट्रैक्ट हो जाता है? ये सवाल का हमारा बचा हुआ। तो ये सवाल का आंसर हम लोग को जब कूलम पढ़ा देंगे, आज पढ़ाएंगे कूलम के बाद हम लोग को ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो कभी बता देंगे समझ में आ जाए, बट कूलम के बाद और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम कूलम के बाद ठीक है अब हमारा अगला जो टॉपिक है और हम लोग को जो आगे पढ़ना है वो क्या है कि जैसे तुम किसी चीज को चार्ज किया, चाहे किसी भी मेथड से किया, फ्रिक्शन से किया या फिर इंडक्शन से किया या फिर जो एक और मेथड है तुम्हारा चार्ज बाय कांटेक्ट, जो भी मेथड से चार्ज किया या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट, तुमको पता कैसे चलेगा कि इसमें चार्ज है? चार्ज तुमको नजर से नहीं आता है। इसमें कोई चार्ज है तो हमको तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नजर नहीं आता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है। तो तुमको कैसे पता कर सकता है किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है? तो इसके लिए एक डिवाइस होता है, तुम किसी चीज को कैसे, किसी बॉडी को देखकर कि कैसे तुम बताओ कि वो चार्ज है या न्यूट्रल है, तो उसके लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। अब तक हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज का टाइप पढ़े, चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़े, मेथड पढ़े, कैसे पॉजिटिव चार्ज करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है किसी बॉडी में अगर चार्ज है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इस बॉडी में चार्ज है भी या नहीं? तो उसके लिए हमको एक यंत्र का यूज करना पड़ेगा, एक डिवाइस का यूज करना पड़ेगा और वो डिवाइस का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखो इट इज ए डिवाइस, ये क्या है?
एक डिवाइस है which is used to determine the presence of charge देखो ये डिवाइस है और इसका क्या यूज है कि ये क्या बताता है हम लोग, इसका हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी बॉडी में चार्ज मौजूद है या नहीं है। ठीक है, और तुम लोग को जो इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ना है तुम्हारे स्कूल में दिया गया है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तुम लोग को वो क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तुम लोग को ये इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ना है, बाकी तो और भी इलेक्ट्रोस्कोप बनता है, ऐसा नहीं है, पर तुम लोग को जो पढ़ना हो क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड वही सोना वाला गोल्ड, और बाकी बताते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्यों है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, देख बनाकर हम दिखाते हैं तुम लोग को। ऊपर में यहाँ पर मेटल का बॉल लगा हुआ रहता है, चाहे तो कोई भी मेटल ले लो, जैसे सीढ़ी के ऊपर में दिखता होगा बॉल, फिर यहाँ पर गोल का बॉल लगा है वो मेटल का रहता है कई बार, या फिर एल्युमिनियम का एक फॉइल आता है कागज, उसको गोल गोल लपेट देगा, वो भी तुम्हारा मेटल का बॉल बन जाएगा। ये किसी भी प्रकार से तुमको एक कंडक्टर का बॉल लेना है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक बोतल लेना है, ये आदमी नहीं है, एक बोतल है, समझा? हाँ, ये आदमी नहीं है, एक बोतल है, ठीक है। इस बोतल के ऊपर तुमको क्या करना है, वो मेटल का बॉल लगा देना है, ठीक है, और इसके अंदर एक कॉपर का वायर, यानी जिससे बिजली सप्लाई होता है, कंडक्टर वायर होता है, उस वायर को अंदर ले जाना है, इस बॉल से अटैच करते हुए, बॉल से जोड़ते हुए, और यहाँ पर नीचे में थोड़ा सा नीचे आकर एक गोल्ड लीफ, देखो गोल्ड लीफ मतलब क्या होता है, तुम लोग देखते हो मिठाई के ऊपर लगा रहता है सोना का और चांदी का जो ये रहता है, इसको वर्क बोला जाता है ना। तो वो क्या रहता है, कागज का टुकड़ा के जैसा रहता है, इतना बड़ा सा एक कागज का टुकड़ा जैसा रहता है, वो क्या किया जाता है मिठाई के ऊपर रख दिया जाता है, मिठाई सुंदर दिखने के लिए। तुमको वही वाला लेना है, और इसी को इंग्लिश में वर्क को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गोल्ड लीफ। तो एक तुमको इसी तरीके से एक कागज दो ना, जैसे ये मान लीजिए मेरा वर्क है, ठीक है, ये गोल्ड लीफ है मेरा, और इसको तुमको करना क्या है कि दो भाग में ऐसे मोड़ देना है। क्या करना है, गोल्ड लीफ एक ही रखना है, एक गोल्ड लीफ लेना है, इसको दो ऐसे भाग में, क्या, हाँ वो बहुत पतला रहता है, बहुत सुंदर रहता है, थोड़ा सा और मोटा ले सकता है, बस तुमको जो कि थोड़ा चुने वगैरह में तुमको काम करने में दिक्कत ना, ठीक है। उसको तुमको ऐसे मोड़ देना है, और ऐसे मोड़ने के बाद क्या करना है, ये तुम वायर यहाँ पर लटकाया है, इस वायर में ले जाकर जोड़ देना है। तो यहाँ पर जोड़ देगा तो कैसा दिखेगा, कुछ ये वायर है, और यहाँ पर तुम क्या कर दिया, ये जो ब्रश था इसको ले जाकर जोड़ दिया। अगर किसी चीज से इसको बांध देगा तो ये कुछ ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें तुम्हारा ये क्या है, गोल्ड लीफ। ये तुम्हारा कोई भी मॉडल हो सकता है, कांच का ले लो, प्लास्टिक का ले लो, जिसका लेना है, खाली मेटल का मत यूज करना, वरना थोड़ा सा ढीला लगेगा। कोई भी इंसुलेटर हो सकता है। अगर तुम ये मेटल का ले लिया तो तुम्हारा ये इलेक्ट्रोस्कोप काम नहीं करेगा। अभी हम बताएंगे ये काम कैसे करता है, तो तुमको समझ में आएगा। इंसुलेटर कोई सा भी ले लो, और ये क्या है, कोई सा भी मेटल का बॉल, ये हो गया कॉपर वायर, हाँ, और ये जो है तुम्हारा कॉपर वायर। तुम कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं कॉपर ले लो, कोई भी कंडक्टर वायर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, तो ये बताता कैसे है कि कोई चार्ज प्रेजेंट है या इसका वर्किंग देखो कि तुमको हमको कैसे पता चलेगा कि हम
जिस चीज की चेक करना चाह रहे हैं उसमें चार्ज है भी या नहीं। तो देखो तुमको करना क्या है कि ये क्या है, मेटल का एक बॉल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो तुम लोग अभी जो हम सिमुलेशन दिखा रहे हैं तो तुम लोग को यही दिख रहा है। अभी फिर से एक बार दिखा देंगे मेटल बॉल। देखो इसमें होता क्या है कि तुम जैसे कोई रॉड ले आया, तुमको पता करना उसमें चार्ज है या नहीं, तो तुमको क्या करना, पहले तो अगर वो इससे दूर रहेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल तुम लोग को बताएंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। कोई चीज अगर चार्ज है और वो किसी मेटल से कोई दूर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, इसके करीब में ले आएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये मान लिया चार्ज है पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसको हम क्या किए, इसके करीब में ले आए। तो जैसे ही हम इसको करीब से लाएंगे तो होगा क्या, ये एक मेटल बॉल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अगर मेटल के पास कोई चीज ले जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, करीब में चार्जिंग बाय इंडक्शन में उसमें होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपने लिए जमा कर लेगा। यहाँ पर क्या करेगा, अपने लिए इलेक्ट्रॉन को जमा कर लेगा। और जो यहाँ पर जो दूसरे साइड होगा वहां पर क्या बन जाएगा, एक हाई पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। और इसी समय जैसे कि उसको करीब लेकर आएगा तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर जा रहा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वायर में कंडक्टर है, वायर में कंडक्टर है, कुछ इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा होगा उसी समय कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे वायर से आएगा, कंडक्टर है उसको, जहाँ इसको क्या इलेक्ट्रॉन हो क्या रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन में वो वहां से भागना चाह रहा है। तो अगर वो अगर यहाँ नहीं पहुंच पाए, यहाँ वायर के पास पहले पहुंचे तो वायर के पास आ जाएगा, वो इससे दूर हो जाएगा, बस समझा। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मान लिया अगर नीचे आया तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे चलते चलते आएगा, गोल्ड लीफ मिल जाएगा, गोल्ड लीफ मिल जाएगा। और जैसे वो कागज को जैसे इस लीफ में आया, इस वायर की मदद से इस लीफ में आया और होगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन पूरे लीफ में फैल जाएगा। कुछ 2-4 इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ जमा हो जाएगा, कुछ 4-5 इलेक्ट्रॉन नीचे क्या आएगा, इस लीफ के पास आ जाएगा। और जैसे इस लीफ के पास आएगा, देखो ये दोनों एकदम सटा हुआ था। अभी तुम अगर किसी चीज को नॉर्मली ऐसे किसी चीज से बांध के रख देते तो ऐसे जहां तक हो सके तो उसका इतना कम टुकड़ा होता जाएगा, वो सटा हुआ रहेगा, 4-5 बार होगा उसमें फट जाता, फर्क नहीं है। मगर ऐसे देखा तो कम है, ऐसे सटा हुआ रहेगा। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा इस सरफेस पे उसका कुछ इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा और इस सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा। और तुमको पता है नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। सेम चार्ज में नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन ले आएगा, पॉजिटिव चार्ज तो कहीं नहीं जा सकता, जो होता है सब इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा वायर की मदद से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जमा हो जाएगा, कुछ इस साइड में कुछ इस साइड में। और जैसे ही जमा होगा नेगेटिव दूसरे को रिपेल करेगा। और ये गोल्ड लीफ क्या बहुत हल्का है, एकदम पता है पतला हल्का गोल्ड लीफ लेना तो काफी हल्का है। जब ये रिपेल करेगा ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐसा खुल जाएगा। देखो अभी तक नॉर्मल था और जैसे ही चार्ज आएगा तो क्या होगा, ऐसा खुल जाएगा। अभी तक नॉर्मल है, चार्ज आया ये क्या हो गया, क्यों खुलेगा, क्योंकि नेगेटिव इस सरफेस में भी आ गया, नेगेटिव इस सरफेस में भी आ गया और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा। और वही चार्ज दूर करने के लिए दूर होने के लिए क्या करेगा, ऐसे कर देगा। अगर ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूर में हो जाएगा और वो थोड़ा रिपेल नहीं करेगा, इसको रिपेल करके ये थोड़ा सा इसको दूर कर देगा। और जैसे ये दूर होगा हमको पता चल जाएगा कि बॉडी क्या है, उसमें चार्ज है। और अगर हमको ऐसा न्यूट्रल बॉडी के सामने ले आए तो कोई इंडक्शन नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं फ्लो नहीं करेगा, ये मेरा जैसा करता रहेगा। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले आते हैं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और वैसे ही दूर भागेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर भागेगा, कुछ इधर जमा हो जाएगा, कुछ नीचे चलाएगा और फिर नीचे आएगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपस में से रिपेल करेगा और तुम्हारा ये गोल्ड लीफ जो बंद था वो क्या होगा, खुल जाएगा। और इससे तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा बॉडी क्या है, वो चार्ज है। ठीक है, दूसरा पता काम में करेगा क्या, वहां पर गोल्ड लीफ नहीं कुछ गोल्ड लीफ इसलिए किया जाता है क्योंकि गोल्ड का बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, उसको तुम क्या कर सकते हो, हीट में बहुत आसानी से बदल सकता है। तुम जैसे ये भी एक शीट है तो अगर तुम उसको मोड़ भी देगा ना और इसमें चार्ज आएगा तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये खुलेगा नहीं। तुमको ऐसा चाहिए जो कि कागज की तरह कमजोर हो और वो चार्ज की रिपल्सन के कारण से क्या हो, खुल जाए। तो अगर तुम मोड़ देने यहाँ पर लगा भी देगा ना कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये चार्ज के कारण से खुलेगा, समझा। और खोलना है तुमको तो उसको बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज देना पड़ेगा, समझा। इसलिए यहाँ पर कोई हल्का यूज किया जाता है, क्योंकि गोल्ड लीफ गोल्ड बहुत आसानी से क्या होता है, लोग क्लास 8 में जब
पढ़ा होगा, पढ़ा होगा गोल्ड बहुत ज्यादा मैलेबल और डक्टाइल होता है। मैलेबल मतलब क्या, गोल्ड को बहुत आसानी से पतले पतले एकदम पतले पतले शीट में बदल सकता है, और डक्टाइल मतलब क्या, गोल्ड को बहुत आसानी से तार बना सकता है। ये प्रॉपर्टी गोल्ड को पढ़ा होगा, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलता है, हिंदी में कोई याद नहीं है, हिंदी में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो गोल्ड क्या होता है, बहुत आसानी से एकदम एकदम पतले शीट में बदल सकता है, इसीलिए यहाँ पर गोल्ड का यूज किया। तो बाकी तुम कोई अगर मान लिया तुमको तुम्हारे पास कोई और मेटल है, बस होना क्या चाहिए, वो मेटल होना चाहिए। मेटल है जिसको तुम अगर गोल्ड की जितना ही पतला बना सकता है तो बनाओ, मेटल लगाओ, करेगा, जरूर करेगा। चलो इसका वर्किंग लिख लेते हैं। व्हेन अ चार्ज body comes near to, जब ये चार्ज बॉडी करीब में आएगा इसका मेटल बॉल, some electron of ball will go down to gold leaf। क्या क्या लिखे हम, जब एक चार्ज बॉडी इसके करीब आएगा मेटल बॉल का, तो मेटल बॉल से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे गोल्ड लीफ में इस वायर की मदद से होते हुआ चला जाएगा। ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गोल्ड लीफ, इसी कारण से गोल्ड लीफ में जो इलेक्ट्रॉन आया है उसके रिपल्शन के कारण क्या होगा, गोल्ड लीफ ओपन, वो क्या होगा, खुल जाएगा। वो अभी तक बंद ऐसे पड़ा हुआ था, वो क्या होगा, थोड़ा सा खुल जाएगा। समझ में आ गया। अब चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भी होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो भी होगा। अब एक काम करते हैं कि हम इसका ड्रॉबैक बता सकते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका वर्किंग समझ में आएगा। ये गोल्ड इलेक्ट्रॉन को पता क्या है, काम कैसे करता है, एकदम आसान है। इतने ही बार तुम चार्ज को लेकर आओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे भागेगा, नीचे इलेक्ट्रॉन आएगा गोल्ड लीफ में जमा होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा और गोल्ड लीफ क्या होगा, खुल जाएगा। बस इतना। अब इसका ड्रॉबैक दो होगा। क्या ड्रॉबैक है, तुम इसके माध्यम से ये नहीं बता सकता कि इस बॉडी में कितना चार्ज है, तुम ये बता पाएगा क्या, इस बॉडी में कितना चार्ज। फिर क्या होगा, ये चार्ज यहाँ से आएगा, इसको रिपेल कर देगा। इसमें कोई ऐसा मापदंड नहीं है, तुम इसमें बता दो कि इस बॉडी 1 कूलम है, 5 कूलम है, 6 कूलम है, 0.5 कूलम क्या है, वो तुम इसके माध्यम से नहीं पता चलेगा चार्ज। हाँ, बस सिर्फ इतना पता चलेगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, which determine the presence of charge। हम क्या लिखेंगे वहां पर, which determine the presence of charge के मौजूदगी को बताता है, वो कितना है इसके बारे में नहीं बताता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is cannot determine the magnitude और साथ साथ तुमको वो ये भी नहीं बता पाएगा तुम्हारा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा तो भी इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, ये खुल जाएगा। नेगेटिव चार्ज भी करीब जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन वहां से भाग कर आएगा, यहाँ खुल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ चार्ज। ये क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तुम्हारा ये नहीं बता पाएगा कि तुम्हारा बॉडी में कितना मात्रा में चार्ज है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। बस ये इसका पर्पस को क्या बता देता है कि तुम्हारा बॉडी में चार्ज है, वो न्यूट्रल नहीं है। डाउट है किसी को, कोई दिक्कत है? वर्किंग एकदम आसान था। जो भी चार्ज बॉडी उसको करीब में लाओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, नीचे आएगा, गोल्ड लीफ खुल जाएगा। बस यही तुम्हारा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्कोप। इसका ड्रॉबैक क्या है कि तुम ये नहीं बता पाए कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और वो चार्ज का टाइप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। डाउट है किसी को, कोई दिक्कत है? अच्छा, एक और चीज तुम लोग क्या बताना चाह रहे हैं हम, कंडक्टर और जो कि तुम लोग को ऑलरेडी पता तो हो गई।
कंडक्टर कैसे मटेरियल को बनाया जाता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाता है, और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को बनाया जाता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता। इसमें एक और टाइप होता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, चलो देखो तो कंडक्टर में होता क्या है, कंडक्टर में पता है इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास क्यों कर पाता है, इसका कारण किसी को पता है? कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर कैसे पाता है? कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे आसानी से पास कर पाता है, इसका कारण पता है किसी को? वो मेटल होता है तो पता है, ज्यादातर कंडक्टर मेटल है, बट सारा कंडक्टर मेटल नहीं होता है, जरूरी नहीं है। इंसान है कंडक्टर ही है, हम लोग मेटल नहीं। तो हम मेरा सवाल ये है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होता है, इसका किसी को कारण पता है? उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, वो तो इंसुलेटर में भी होता है, इंसुलेटर भी एटम से बना है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सब है। ये कारण तो नहीं है, नहीं पता है। चलो देखो होता क्या है कि जो कंडक्टर होता है और जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में होता क्या है, एटम इसका भी हर जगह फिक्स होता है, बट इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर में अपने जगह पर फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन इसमें हिल नहीं लगता। बहुत मुश्किल से अगर तुम फ्रिक्शन वगैरह करना तो एक दो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जा सकता है, बट ये बिल्कुल अपने जगह पर बैठा हुआ रहता है। जैसे ये बॉडी है, इंसुलेटर है बोर्ड, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने अपने जगह पर क्या होगा, फिक्स रहेगा, वो वहां से हिल नहीं सकता। बट जो कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल तुम लोग के जैसा होता है, लड़का जैसा होता है कि इधर उधर टहल रहा, फिर रहा, घूम रहा, फिर रहा, आवारागर्दी कर रहा, ये वो कर रहा है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और ये कभी भी एक जगह पर, जैसे ये है इधर उधर एकदम शांति से बैठा हुआ है ऐसा नहीं रहेगा, ये यहाँ नहीं, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, घूमते फिरते रहेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी इधर उधर घूमते फिरते रहेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन वो भी इधर उधर क्या होगा, घूमते फिरते रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कंडक्टर में, बहुत ही आसानी से इधर उधर घूमते फिरते चारों तरफ घूमते फिरते रहता है। तो होता क्या है कि जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में देता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इलेक्ट्रॉन इसमें आता है और वो पास कर जाता है क्या माध्यम से, क्यों, क्योंकि ये वैसे ही चलता फिरता रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो उसके साथ साथ निकल जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रॉन आया भी और यहाँ से गया भी, तो ये कभी भी मूव नहीं करेगा, ये तो वैसे ही मूव करता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहता है, उसी के कारण कंडक्टर में क्या होता है, करंट आसानी से पास करेगा। तो समझ में आया क्या होता है ऐसा, तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली मूव करता है। इन कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है मूव करने के लिए, ड्यू टू विच, जिसके कारण से दे कैन पास इलेक्ट्रिसिटी टू देम वेरी इजीली। क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इधर उधर घूमते फिरते रहता है, उसको कोई एक जगह पर वो फिक्स नहीं रहता है, इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का तरह इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, इलेक्ट्रॉन की पहली की क्रॉस, इलेक्ट्रॉन की जो धारा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन जो बहता है वही इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो वैसे ही घूमते फिरते रहता है। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी देता है तो वो और एक रास्ते में निकल जाता है, बट यही चीज इंसुलेटर में नहीं होता। इंसुलेटर में इंसुलेटर electrons are in a fixed position। तो इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिक्स पोजीशन में होता है, where which J
कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, करंट थ्रू। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर अपने पोजीशन पर फिक्स होता है, जिसके कारण से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। एक और टाइप होता है सेमी कंडक्टर। तो ये क्या होता है, it has intermediate properties of conductor and तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, बीच का, मतलब कि वो ना तो इंसुलेटर के जैसा ऐसा होता है कि वो एकदम ही इलेक्ट्रॉन से वो कभी भी तुम कुछ कर लो वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर ही नहीं सकता, और ना ही वो कंडक्टर होता है कि वो एकदम आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे दे। ये थोड़ा रोकता है और थोड़ा पास करने भी दे देता है। ये अलग अलग केस में डिपेंड करता है इसका नेचर पर, किस टाइप का है, कैसा है, और तुम कैसे कर रहे हो, तो वो हमारा अलग अलग तरीका होता है, जिसके बारे में तुम लोग डिटेल से पढ़ेगा। कहाँ पढ़ेगा तुम लोग का जो लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जो लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइडर, उसमें तुम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेगा कि कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जो हम बोल रहे हैं कि वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होता है, जो कभी पास करने देता है कभी नहीं देता है, किस केस में देता है, क्या होता है नहीं होता, सब कुछ तुम लोग पढ़ेगा। कब, जब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब हमारा सिलेबस खत्म होने वाला होगा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइडर वाले चैप्टर का। तब तक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, इसका एग्जांपल की बात की जाए तो मेटल, ह्यूमन बॉडी, मेटल, ह्यूमन बॉडी और अर्थ। अर्थ भी तुम्हारा क्या है, एक कंडक्टर है। करीब जब हम चार्ज का इंडक्शन बता रहे थे, क्या कहते हैं, अर्थ क्या करता है, जब बॉडी को चार्ज से थ्रू तो वो चार्ज लो क्या करता है, जब बॉडी में एक्सेस चार्ज को अपने अंदर ले ले, तो अर्थ क्या है, एक कंडक्टर है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन मिलता है। हां, एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर बात किया जाए तो क्या होगा, हमारा कोई भी वुड, प्लास्टिक और भी बहुत सारे चीज जो तुम अपने आसपास में देख रहा होता है, बहुत सारा रबर वगैरह या फिर हमारा ग्लास है, बहुत सारे मटेरियल जो कि तुम्हारे होता है। और इसका अगर तुम बात किया जाए तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाम सुना है इसका, क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में इन सब एलिमेंट्स है ना। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो चलो तो हम क्या बता रहे थे तुमको, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, यही अभी पढ़ाए थे। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, और इसमें क्या है हमारा गोल का यहाँ पर मेटल का लगा हुआ है, एक वायर से कनेक्टेड है, और यहाँ एक गोल्ड रिलीज लगा हुआ है। तो जैसे हम ये चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके करीब लगे, देखा ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है क्या है, मेटल का चार्ज रॉड है ना। अभी ये इसको क्या किया, हमसे पूरा बहुत दूर ले गए। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हमको करीब ला देगा, अगर ये दूर पे रहेगा तो इसको इससे कोई फर्क, ठीक है। तो जैसे ये जो रॉड है, चार्ज रॉड, जब ये इससे दूर रहेगा तब क्या बना है कि ये तुम्हारा क्या आएगा, पूरा गोल्डी में होगा, इसे पूरा घटा हुआ है, कोई इसको दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, सारा एक जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ये प्रोटॉन है। तो ये क्या पूरा न्यूट्रल है, यहाँ भी हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हर एक प्रोटॉन है, तो ये भी कंप्लीटली क्या है, न्यूट्रल। बट जैसे चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब हम लाएंगे तब क्या होगा, इंडक्शन शुरू होगा। क्या होगा, इंडक्शन शुरू होगा, और इंडक्शन के कारण क्या होगा, तो इंडक्शन के कारण क्या हो रहा है, जो हम
ठीक है। ये 4 डॉट बॉन्ड है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन है, ठीक है। बॉडी न्यूट्रल ऊपर भी, नीचे जो रिलीफ है तुम्हारा वो भी न्यूट्रल है। जैसे तुम इसको करीब लाया तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो नीचे से एक नेगेटिव चार्ज कहां चला गया, ऊपर चला गया। और जैसे ही एक नेगेटिव चार्ज ऊपर गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा, नेगेटिव एक पॉजिटिव थ्री ज्यादा आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपने बगल वाले पॉजिटिव को क्या करने लगेगा, रिपेल करेगा। और इस रिपल्सन के कारण से क्या हो गया, यहाँ पर ये रिलीफ था बनता हुआ तो इसके लिए तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन, यहाँ सबके लिए है, बट इसके लिए कोई नहीं है। तो ये जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है ये सभी को रिपेल करेगा। और इसी रिपल्सन के कारण से क्या हो गया, ये थोड़ा सा खुल गया। अब अगर इसको और थोड़ा करीब लेकर आए, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों पॉजिटिव, अब ये इसको भी सब एक दूसरे को रिपल्सन यहाँ पर ज्यादा होगा, ये क्या होगा, और ज्यादा खुल जाए। अगर और करीब जाएगा और करीब जाए तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, और ज्यादा तुम्हारा रिपल्सन बढ़ेगा, ये और ज्यादा ओपन हो गया, और होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से तुम्हारा गोल्ड रिलीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है। अगला जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज का देखो, अब जब अगर तुम नेगेटिव चार्ज लाएगा तो नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। जैसे इसको करीब ला रहे हैं, देखो अभी दूर में है कोई दिक्कत नहीं, करीब लाएंगे, ऊपर से नेगेटिव क्या किया, नेगेटिव को रिपेल किया, भाग गया नीचे, और करीब लाए और रिपेल किया, ऊपर और नीचे भाग गया। तो जैसे जैसे नीचे आते जाएगा तो नीचे जो इलेक्ट्रॉन है उसका संख्या क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा, रिपेल, और करीब लाएंगे और ज्यादा हो जाएगा। और नीचे फिर देखो इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा है, ये इसके लिए तो ये है और ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा और फिर गोल्ड रिलीफ खुल जाएगा और वो करीब। तो इस प्रकार तुम्हारा इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है। और उससे तुम सिर्फ ये बता सकता है क्या बॉडी चार्ज है या कितना मैग्नीट्यूड है, क्या उसका टाइप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बता पाना पॉसिबल इससे नहीं। कोई डाउट है किसी को, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रिपल जब सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ ऊपर ये नहीं लेकर ये सिमुलेशन से तरीके का इसको और अगर अच्छे तो मतलब और करीब ले जाया जाएगा तो ये आगे जाएगा। अगर ये सिमुलेशन को बनाया तो होगा ना, इसको उस तरह से डिजाइन नहीं किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रहने देगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, ना कुछ इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाएगा। हालांकि ये तो रुकना ही नहीं है, ये जो है ये तो कभी नहीं रुकेगी, ये इसके बहुत करीब है। इतना दूर वाला तो भाग गया और ये इतना करीब वाला नहीं भागा, जबकि इसके बहुत करीब इसको तो जरूर भागना चाहिए। बस क्योंकि ये जो सिमुलेशन बनाने वाला है वो उसको ध्यान रखना चाहिए था कि इधर वाले इलेक्ट्रॉन का लिया जाए, एक या दो बचा लिया जाए और इधर वाला सारा भगा दिया जाए। बट ये इस तरीके से डिजाइन किया है इसलिए ऐसा ठीक है। चलो किसी को दिक्कत है, अगला टॉपिक है एक और चीज दिखाना चाहते हैं, देखिए अब तुम्हारा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन जो हम बताते हैं। एक टॉपिक का पढ़ाया था क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो जब क्या बताया था कि 2 अलग-अलग मेटल स्क्वायर को यहाँ क्या यूज किया है, रॉड यूज किया है। 2 अलग-अलग मेटल स्क्वायर को जब हम लोग सेपरेट करके रखते हैं एक दूसरे से, क्या किया यहाँ पर ये एक अलग है, देखो ध्यान से देखें तुमको एक लाइन दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये एक अलग रॉड है ये एक अलग रॉड है, दोनों को एक साथ सटा करके रख दिया गया। और देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लाया है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
बाकी सब नॉर्मल है। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही करीब आया क्या हो गया, ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो गया। और इसको यहीं पर रखते हुए अगर ये वाला बीकर का हटा देते हैं, हां हटे तो हट गया। पॉजिटिव चार्ज क्या था, दूर था, सब कुछ पूरा बॉडी न्यूट्रल था। जैसे इसको हम करीब ले, बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, इस स्टेट को क्या बोला जाता है, पोलराइज। एक तरफ नेगेटिव ज्यादा है, एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा है, इस स्टेट को पोलराइज बोला जाता है। बट बॉडी अभी भी चार्ज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए जितना इलेक्ट्रॉन है उतना हर के लिए प्रोटॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके गया, सिर्फ क्या हुआ, देखो जैसे ही बॉडी अभी जितना इलेक्ट्रॉन है सब के लिए प्रोटॉन है, सब इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन। जैसे इसको करीब है, सारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर करीब आया, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से भागा, कोई कहीं नहीं है, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन ही है। तो अभी बॉडी न्यूट्रल है, इस स्टेट को क्या बोला जाता है, बॉडी पोलराइज हो गया है, बॉडी में पोलराइजेशन हो चुका है बस। और इसके बाद जैसे हम एक बॉडी को दूर करेंगे, एक बॉडी अलग करेंगे, इसमें नेगेटिव ज्यादा था, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव ज्यादा था तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब हम इसको यहां से हटा, अब इसको क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। जैसे हटा देंगे, देखो इस बॉडी में नेगेटिव ज्यादा है, इस बॉडी में नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज्यादा है, दोनों बॉडी अलग-अलग चार्ज। तो प्रोटॉन किसी को भी देगा ये जरूरत है नहीं, प्रोटॉन अपने जगह पर हमेशा फिक्स रहता है। क्या बता रहे हैं, मुझे मालूम है भैया नेगेटिव वाला लाइन तो पॉजिटिव इधर क्या? हां नहीं, पॉजिटिव इधर तो नहीं होगा, नेगेटिव लाकर दिखाते हैं। पॉजिटिव समान वही है। हां देखो पॉजिटिव होता क्या है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसके बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी बॉडी में चार्ज होता है, तुमने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बॉडी में चार्ज जो हमारा एलिमेंट है उसमें चार्ज आने के लिए, आयन बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन किसके अंदर रहता है, न्यूट्रॉन के अंदर, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियर, जिसको नाभिक बोला है, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो अपनी जगह से कहीं जा नहीं सकता। बट अगर तुम उसको एनर्जी हाई देगा तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर भाग जाएगा। और तो इलेक्ट्रॉन अगर तुम बाहर से लाकर ऐड करना चाहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, बाहर से प्रोटॉन ऐड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, वो जहां पर एटम है वहां पर फिक्स रहेगा। सिर्फ चार्ज की कौन रिस्पांसिबल है, इलेक्ट्रॉन अगर भागेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज। बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण से, और वो हमेशा अपने जगह पर एटम के न्यूक्लियस में क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, तो वो कहीं जाएगा। देखो अगर हम नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो होगा क्या, अभी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर उधर से यहाँ भाग जाएगा। क्या हुआ, नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया और ये यहाँ से भाग गया। और अब अगर हम बॉडी को दूर कर दें तो क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। और देखो अगर हम एक बार ऐसे कर दें, बॉडी अभी पोलराइज हो गया, और जैसे ही इसको हम हटाएंगे वापस से बॉडी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। और अब अगर हम इसको हटाएंगे, ये बॉडी अलग है, सटा हुआ एक साथ है, इसको अगर हम हटा देंगे तो भी बॉडी क्या रहेगा, दोनों न्यूट्रल ही रहेगा। तो इसको हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर करीब में रख कर ही बॉडी को हटाना पड़ेगा। जब ऐसे हटेगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव। इसके लिए किसी को कोई डाउट है तो एक और चीज देख लो, हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर ले लो। कंडक्टर में बता रहे हैं, कंडक्टर में क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी जगह पर फिक्स होता है। कंडक्टर में क्या होता है, देखो यहाँ इसमें देखो ये चार्ज बॉडी बहुत दूर है इससे, ठीक है। कंडक्टर में क्या है, ये इंसुलेटर है और ये ऊपर वाला कंडक्टर है। इंसुलेटर में क्या है, एटम है, उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस यहाँ है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी जगह पर गोल गोल घूम रहा है, अपनी जगह को छोड़कर वो कहीं जा नहीं रहा। बट वही देखो कंडक्टर में देखो इलेक्ट्रॉन कैसा हुआ रहा है, जैसा घूम रहा है, जहाँ 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 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, घूम रहा, फिर आराम से मस्त मौज कर रहा है, कहीं नहीं घूम रहा।
बहुत ही शांत सीधा स्वभाव का आदमी। ये हमेशा यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन अपना जो ऑर्बिट है, जो उसका न्यूक्लियस है, उसके आसपास ही होता है, उसको छोड़कर कहीं जाता नहीं। मगर कंडक्टर क्या होता है, जहाँ तहाँ एकदम इधर उधर पूरा पूरा बॉडी को एकदम मस्त तैर करता है। और जैसे ही इसको हम चार्ज बॉडी कोई चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, और जैसे ही इसको हम करीब लाए तो देखो इंसुलेटर में कोई फर्क पड़ा, इंसुलेटर में क्या हो गया, चार्ज बॉडी के रिपल्सन के कारण इसका ऑर्बिट बड़ा हो गया, मगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी भागा वगैरह नहीं। बट इसका देखो सारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन दूर ले जाएंगे, अब देखो पूरा इलेक्ट्रॉन और पूरा कंडक्टर का हर तरफ सैर करेगा। जैसे ही करीब लाएंगे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से दूर भाग जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी कर तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूमेगा, इसके करीब आकर घूमेगा, यहाँ पर नहीं। तो ये कंडक्टर होगा और इंसुलेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव का या नेगेटिव का, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जगह पर ही घूमता है। ठीक है, दिक्कत है किसी को? अभी तक कितना पढ़ा है, कुछ समझ में आ गया है? आगे बढ़ सकते हैं आप? तो इसको बंद कर दो, जैसे तो आपको क्या बता रहे थे, कूलॉम फ्लो। अब अगले जो टॉपिक हमारा कराते हैं कूलॉम फ्लो, और कूलॉम फ्लो के बारे में क्या बोले कि ये बहुत ज्यादा सिमिलर है हमारा न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है उसमें क्या बोला गया था कि जो फोर्स होता है दो मास के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के, लेकिन वो जितने दूर में है दोनों मास उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑलमोस्ट सिमिलर बात बोला गया था, बल्कि सेम ही बात बोला गया था कूलॉम के द्वारा चार्ज के लिए। देखो क्या था इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ नियम के हिसाब से, यानी कि जो कूलॉम ने नियम दिया था उसके हिसाब से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electrostatic force देखो इस लॉ में क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is देखो तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड inversely proportional to the square of distance between तो क्या था कूलॉम लॉ की, इसने कि जो कूलॉम लॉ वो क्या था कि जो चार्ज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्ज के बीच में वो क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके जो जितने दूरी पर जो चार्ज सेपरेटेड है उसके जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहां पर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में मास के लिए बात करते थे तो m1 m2 होता था, ये हम लोग चार्ज के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा q1 q2 का मॉड। यहां पर हम मॉड क्यों यूज किए हैं, q1 q2 का हम यहां पर मॉड क्यों यूज किए हैं, क्योंकि मास, जब हम लोग मास के लिए बात करते हैं तो मास का मतलब पॉजिटिव होता है, बट चार्ज का होता है कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव हो सकता है, तो हमको यहां पर
इसका इससे मतलब है इसका मैग्नीट्यूड से मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है r से, यानी उनके बीच का यहाँ पर मल्टीप्लाई है 1 by r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस। तो जो f हो जाएगा वो क्या हो जाएगा k q1 q2 by r स्क्वायर, जैसा कि न्यूटन लॉ में जैसे ऐसे ये हो गया 1 2 फ्रॉम एंड टू। जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा q1 q2 by r स्क्वायर से। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q1 q2 से, और जो सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल लेके अगर हम हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगाना होता है, तो ये कांस्टेंट में क्या करेंगे k q1 q2 by r, where k is equal to g। हां where k is कितना हमारा कांस्टेंट करंट का है, करंट कांस्टेंट where k क्या है कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट करंट नहीं, करंट कांस्टेंट नहीं, k हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए कांस्टेंट होता है, ये कूलम्बियन कांस्टेंट को क्या रहता है, तो कूलम्ब लॉ में किया गया था, तो इसको कूलम्बियन कांस्टेंट कहता है, उसकी क्या है करंट कांस्टेंट नहीं। और यहाँ पर जो k है इन लोगों का ये जो ग्रेविटेशन का तो g का डायरेक्ट वैल्यू इन लोगों को पता था 6.667 10 की पावर -11 न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर होता था, है ना, इसका सीधा तो वैल्यू डाल सकता था। बट यहाँ k का वैल्यू तो फिक्स होता है, इसमें भी वैल्यू फिक्स होता है 9 into k का वैल्यू होता है वो क्या होता है 9 into 10 raised to the power 9, और k का यूनिट हम लोग बताएगा आपको वो कैपिटल ये स्मॉल जी क्या दोनों ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन का बात करें। ग्रेविटेशन जो कैपिटल जी है वो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, इसका वैल्यू 6.67 into 10 raised to the power -11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। और जो स्मॉल जी होता है वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो तुम्हारे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, वो अलग अलग जगह पर वेरी करता है, अलग प्लैनेट पर अलग होगा, दूसरे प्लैनेट पर दूसरा। बट जो कैपिटल जी होता है वो हर जगह यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वो हर जगह सेम होता है। तो वो फिलहाल हम लोग 11 का चीज है वो लोग वहां से पढ़ा भी होगा, अभी इस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ जो के है इसका यूनिट पहले बताओ, एक यूनिट बताओ, देखो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, के q1 में क्या होता है, q1 क्या है चार्ज है, चार्ज का कूलम्ब, q2 भी क्या है चार्ज है, भले q1 और q2 बट है दोनों चार्ज, दोनों का यूनिट क्या होगा कूलम्ब, नीचे r क्या है मीटर, r का स्क्वायर मीटर का भी स्क्वायर होगा, कूलम्ब पर -2 हो जाएगा। मुझे गाइस ये देखो अब मीटर स्क्वायर किधर ले जाओ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम्ब तो कूलम्ब क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करें इधर आ जाएगा डिवाइड बराबर के, बस यही तो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सिर्फ इतना सा काम करना था, फोर्स का यूनिट डाला था, q1 का यूनिट q2 का यूनिट r ये मीटर का बस इक्वल है, तो सारा k को एक तरफ रख के बाकी सबको r से दिया, दोनों q1 q2 को एक सी कर दिया, नहीं एक ही q1 भी एक चार्ज है उसके लिए सी, q2 भी अलग चार्ज है उसके लिए भी q1, इसका यूनिट क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। समझ में आया? आगे से अभी और यूनिट आने वाला है, तो जितना यूनिट और डायमेंशन होगा वो सब तुम लोग खुद निकालेगा, और अब उसका होमवर्क तुम लोग का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तुम लोग को यूनिट पता चल गया है, डायमेंशन निकाल सकता है, तुम लोग को होमवर्क क्या है डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशन गूगल से मत कर लेना, तो जैसे अभी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर निकाला उसी प्रकार से डायमेंशन सॉल्व करके लाना। अब जो हम बताना चाह रहे हैं कौन सा क्या निकल जाएगा पता है, उसको निकाल कर लाना, तो फिलहाल अभी फोटो ले लो और बचा है। अब देखो यहाँ जो हम लोग जो ग्रेविटेशन का पॉइंट है m और p को नहीं आएगा, सिर्फ l का वैल्यू आएगा,
क्या बोले होमवर्क, तुम आराम से घर पे जाओ, विचार करो, एम आएगा, एल आएगा, टी आएगा, ए आएगा और क्या आएगा, तब तुम लोग घर जाओ आराम से विचार करो, इसको निकालिए, ठीक है। और कुलॉम के लिए भी निकालना सिखाए थे, इससे पहले हम कुलॉम के लिए निकालना सिखाए थे। कुलॉम का क्या होता है, कुलॉम का ए इंटू टी होता है, ए ऑफ टी, है ना। तो हम लोग जाना इसको सॉल्व करके जाना। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको जाना, अभी इसको मत करो, जो होमवर्क करना है, ठीक है। अभी कॉपी करो, चलो देखो हम क्या बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनना होगा। हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़े थे तो उसमें जी का वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहता था 9 × 10⁻⁹, बट यहाँ पर k का वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होता है। ये जो 9 × 10⁻⁹ है ये वैक्यूम, यानी जहाँ पर खाली स्पेस होता है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, वैक्यूम जिसको बोला जाता है, वहाँ पर क्या होता है, इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹। बट अगर वैक्यूम किसी मीडियम में ले आएगा, हवा में ले आएगा, पानी में जा सकता है, ऑयल में जा सकता है, किसी और तरह का मीडियम में गया अगर, तब तो तुम्हारा k का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये जो k होता है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, और k का जो मान होता है, एक तुम्हारे ये वैक्यूम के लिए हमेशा कांस्टेंट फिक्स है, और ये जो आता है ये जो होता है k का जो लिखा जाता है 1/4 ये एप्सिलॉन नॉट, ये तुम लोग पहली बार देखा होगा, देखा होता है, बट मुझे शायद तुम लोग पहली बार देखा होगा। k का जो हर जगह पर जो k होता है वो ये होता है 1/4 अगर वैक्यूम है तो नॉट, अगर कोई मीडियम है तो मीडियम, बट k का जो मान होता है वो ये होता है। और इसी को सॉल्व करते हैं, इसी चीज को सॉल्व करके क्या लाया जाता है 9 × 10⁻⁴ हाँ 1/4 ये k का सिग्मा, क्या सिग्मा सिग्मा नहीं, ये एप्सिलॉन, उसका नाम एप्सिलॉन, ये ई की जैसा दिखता है कुछ हद तक, ई की जैसा एप्सिलॉन। आज हम लिख, और अभी इसका भी कहानी है, अभी इसका भी बचा हुआ है, तो इसलिए अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। तो वेयर 4 से जान रहे कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 3.14, वेयर ये क्या होता है, इसको बता दो भैया, उसके नाम ले दीजिए, बोल जाए। हाँ लिख दो, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। और जब यहाँ पर जीरो नहीं नॉट बोला जाता है, जब यहाँ पर नॉट रहेगा तब ये किसका बात कर रहा है, वैक्यूम का बात कर रहा है, और अगर नॉट हटाकर एम लगा दिया जाए तो ये अलग अलग मीडियम का बात कर रहा है। k क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है, अलग अलग मीडियम में k का मान अलग होता है। ये जो 9 × 10⁻⁹ है ये तुम्हारा वैक्यूम का केस है, और इसी वजह से पहले नॉट को सॉल्व करेगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट को वैल्यू रखकर सॉल्व करेगा तब तुम्हारा 9 × 10⁻⁵ आ जाएगा, अलग अलग मीडियम में अलग अलग। तो एप्सिलॉन नॉट का भी एक फिक्स वैल्यू है, सिर्फ किसका एप्सिलॉन नॉट, जब यहाँ पर वैक्यूम का बात करते हैं, ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12, और यहाँ पे जो यूनिट है वो भी होगा, और एप्सिलॉन का जो डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, ये भी तुम्हारा क्या है, ये सब देखो यहाँ पर यूनिट अगर नहीं लिखा है तुम लोग घर से सॉल्व करके होमवर्क में बनाकर इसको आएगा, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12, और यहाँ इसका समथिंग यूनिट होता है जो तुम लोग आपको कल, ठीक है। क्या बोला, निकल जाएगा, जैसे इसका सॉल्व किया, जैसे इसको निकाला उसी प्रकार से इसको भी इसी फॉर्मूला में k का वैल्यू जो k है, k की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट डालेगा और ये निकल जाएगा। नहीं होमवर्क ही आराम से करना है, उनको पढ़ाने का, ठीक है। तो ये होता है k का एग्जैक्ट मान। और अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये होता है तुम्हारा अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू अलग अलग हो जाता है, इसको बोला जाता है इज कॉल्ड permittivity of
मीडियम, जितना एप्सिलॉन है इसको क्या कहते हैं हम लोग? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम है उसका परमिटिविटी को किससे डिनोट किया जाता है? एप्सिलॉन। और अब पूछेगा परमिटिविटी क्या होता है ना? परमिटिविटी तो तुम लोग नहीं पूछा होगा, तो देखो परमिटिविटी क्या होता है? तो परमिटिविटी देखो बेसिकली होता क्या है कि कोई मीडियम, अगर कोई मीडियम को तुम वैक्यूम में रखा है या कोई चार्जेस को तुम वैक्यूम में रखा है या किसी मीडियम में पानी में या हवा में रख दिया है, तो वो जो मीडियम है या फिर वैक्यूम जो है कितना ज्यादा जो चार्ज, जैसे दो चार्ज पड़ दिया, एक चार्ज प्लस की और एक चार्ज माइनस की या प्लस की, जो भी रखा प्लस माइनस तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस जो भी करे, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर क्या करेगा? ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो परमिटिविटी होता क्या है कि कोई मीडियम उस फोर्स इन चार्जेस को फोर्स लगाने से कितना ज्यादा रोकता है, कितना ज्यादा फोर्स लगाने से मना करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परमिटिविटी कहते हैं। कोई मीडियम है यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो इसके आसपास के जो भी मीडियम रहा हो, अगर मान लीजिए ये ऑयल में रहा होता तो ऑयल इसको फोर्स लगाने से जो रोक रहा होगा, वो फोर्स लगाने के लिए जो इसके रास्ते में बाधा बना रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। उसको डिनोट किससे करते हैं? एप्सिलॉन से। और अगर एप्सिलॉन में नॉट आ जाए मतलब क्या? हम लोग वैक्यूम की बात कर रहे हैं। मीडियम आ जाए मतलब क्या? हम लोग किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, मीडियम को कंसीडर किया जाएगा। मीडियम के लिए वैल्यू क्या है इसका? बताएंगे अभी, दूसरा क्या है? बट अभी ये तो समझना है ना, परमिटिविटी होता क्या है? परमिटिविटी बेसिकली होता है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा चार्जेस को फोर्स लगाने से रोक रहा है। इट इज द मेजर ऑफ परमिटिविटी होता है, ये क्या है? मेजर है। क्या चीज का मेजर है? कि कोई मीडियम किसी चार्जेस को फोर्स लगाने से कितना ज्यादा, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? रोकना। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रोकना, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रोकना। तो कोई मीडियम किसी चार्जेस को फोर्स लगाने से कितना ज्यादा रोक रहा है, उसके मेजर को हम लोग क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। इसको डिनोट एप्सिलॉन से करते हैं। और अगर वहां नॉट लग जाए तो वैक्यूम की बात होगा, मीडियम लग जाए तो वो मीडियम की बात होगा। इतना समझ में आया? कूलॉम्ब लॉ क्या होता है? पहले आसानी से हम थोड़ा सा समझ ही देते हैं। देखो कूलॉम्ब लॉ क्या होता है कि कोई फोर्स कि कूलॉम्ब लॉ में क्या है? जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है उसी के सिमिलर है तुम्हारा कूलॉम्ब लॉ। कूलॉम्ब में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब इसी दोनों इक्वेशन को मिलाएगा तो m q1 q2 by r² के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और जब प्रोपोर्शनल हटाएगा यहाँ पर क्या लगाएगा? कांस्टेंट लगाएगा। और यहाँ जो कांस्टेंट लगता है उसका वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ कहां पर? इन वैक्यूम। ये याद रखना, ये हमेशा कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ वैक्यूम होता है। मीडियम में इसका वैल्यू बदल जाता है। और उसका डायमेंशन तो हम लोग देख लेंगे उसको। और उसका जो k होता है उसको अगर पूरा ऊपर से लिखना चाहेंगे तो क्या होता है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन होता है वो क्या होता है? मीडियम का परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी का क्या मतलब है कि कोई मीडियम किसी चार्जेस को फोर्स लगाने से कितना ज्यादा रोक रहा है, फोर्स लगाने के लिए इसके रास्ते में कितना ज्यादा वो बाधा खड़ा कर रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परमिटिविटी कहते हैं। अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग होता है, ठीक है? और एप्सिलॉन नॉट यानी कि मीडियम, यहाँ पे तो आएगा उसका होगा इन वैक्यूम, इसका यूनिट लिखेगा। और जो भी होगा ये वैक्यूम होगा, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसमें जैसे k के लिए तुम जैसे ये रखेगा 8.85 × 10⁻⁻12 4 है और पाई का मान तो पता है 3.14। तुम कंप्लीट सॉल्व करेगा तो तुम यहाँ पहुंच जाएगा।
ठीक है, तो ये एप्सिलॉन हो गया, इसको परमिटिविटी कहते हैं। इतना समझ में आया? किसी को दिक्कत है कोई? चलो फिलहाल इतना का फोटो देखो। चलो हम क्या बता रहे थे तुम लोग को? रिलेटिव परमिटिविटी। और इसके लिए हम तुम लोग से क्या पूछे हैं कि इसके लिए जो एक इसको समझने के लिए हम दे रहे हैं क्या तुम लोग एक चीज पढ़ा होगा क्लास 10 में, अपवर्तनांक। कुछ याद आया? लाइट वाले चैप्टर में प्रकाश और परावर्तन, इसमें एक चीज पढ़ा था अपवर्तनांक। वो चीज याद है? म्यू, अपवर्तनांक है ना। क्या पढ़ा था? स्पीड ऑफ लाइट नहीं, वो साइन आर बाय साइन आर तुम्हारा लेंथ का लॉ। इसमें तुमने क्या पढ़ा? ऊपर में प्रकाश का वैक्यूम में चार्ज, ये पढ़ा था ना। प्रकाश का यानी वैक्यूम में क्या रहता है? चार्ज ऑफ लाइट इन वैक्यूम। प्रकाश का हिंदी वैक्यूम में को नहीं याद आ रहा। वैक्यूम में चार्ज बटे प्रकाश का माध्यम यानी किसी मीडियम में चार्ज। प्रकाश किस गति से वैक्यूम में चल रहा है डिवाइडेड बाय प्रकाश किस गति से किसी मीडियम में चल रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अपवर्तनांक यानी म्यू। तो जिस तरह का क्वांटिटी ये था, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को रेफरेंस में रखते हुए इसका जो रेशियो होता था किसी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट से, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तनांक। उसी प्रकार से सिमिलर यहाँ जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी इंग्लिश में इसको बोला जाता है तुम्हारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसी प्रकार से ये भी रिलेटिव क्वांटिटी होता है। ऊपर में तुम्हारा जिसमें कि तुम्हारा किसका रिलेशन यूज करते हैं? ये परमिटिविटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन मीडियम। इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश के चाल के लिए जो एक रेशियो डिफाइन करता था, प्रकाश का चाल वैक्यूम में मतलब प्रकाश का चाल माध्यम में, सिमिलर उसी प्रकार से यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी द्वारा यहाँ पर डिफाइन करता है रिलेटिव ये परमिटिविटी इन वैक्यूम अपॉन परमिटिविटी इन मीडियम। रिलेटिव जो तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है, यानी यही तुम्हारा क्या है? साइलेंट आर, यही तुम्हारा क्या है? साइलेंट आर है। बस यहाँ पर तुमको ध्यान दिया होता है कि उसमें जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक पढ़ते हैं, उसमें हम ऊपर किसको रखते थे? प्रकाश का चाल वैक्यूम में और प्रकाश का चाल मीडियम में। इसमें से तुम्हारा उल्टा हो जाता है, जो तुम्हारा परमिटिविटी होता है मीडियम में वो ऊपर होता है। परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन, इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी वैक्यूम के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। साइलेंट नो, और यही तुम्हारा क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अब जो तुम लोग पूछा था क्या कि जो एप्सिलॉन मीडियम है उसका वैल्यू क्या होता है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा तुमको? एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम क्या है? मीडियम में परमिटिविटी, तो उसको यही निकालते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग एप्सिलॉन आर की जगह किसको यूज करते हैं? के करते हैं। तो के इनटू ये इधर इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, इसको हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, हम लोग जनरली के का यूज करते हैं। बाकी इसको इससे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा बराबर एप्सिलॉन ये
और अलग अलग सब्सटेंस जिस मीडियम में जाएगा, ग्लास में जाएगा या फिर ऑयल में जाएगा या फिर वाटर में जाएगा, तो हर मीडियम का के तुमको दिया है, के तुमको बताया है। अगर यदि कोई क्वेश्चन तुमसे कह दिया कि तुम किसी बॉडी के लिए तो देखो क्या बताया है कि बॉडी में किसी चार्जेस के लिए अगर मीडियम में फोर्स निकलवाया जाएगा तो उस मीडियम का के तुमको दे दिया जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया जाएगा। और बाकी जो परमिटिविटी है वैक्यूम में यानी एप्सिलॉन नॉट, वो तो तुमको पता ही 8.85 × 10⁻⁻12 उसका वैल्यू पता है, और के का वैल्यू तुमको दे दिया जाएगा। तब तुम उस मीडियम को क्या निकाल लेगा, एप्सिलॉन m को निकाल लेगा, यानी उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी को निकालेगा, रिलेटिव परमिटिविटी दिया जाएगा। तो कुछ मीडियम का देखो ऐसा भी होता है कि कुछ मीडियम को तुमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और बाकी जो मीडियम है उतना ही पूछता है, और अगर नहीं भी पता है तो कई बार क्वेश्चन में दे देगा, तो हम लिख देते हैं, ठीक है। किसका, के का वैल्यू यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास, ये अप्रोक्सीमेटली 7। अगर इसी का तुम वाटर का बात करेगा, पानी का, तो ये लगभग 80 होता है। अगर हवा का बात करेगा तो हवा में लगभग 1 होता है, और अगर वैक्यूम का बात करेगा, हवा एक मीडियम होता है, हवा जब तुम पृथ्वी के वातावरण में एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो उसमें तुमको हवा मिलता है। हवा एक अलग मीडियम होता है, इसमें 1 के करीब होता है, इसमें एग्जैक्टली 1 नहीं होता है, इसमें 1 के करीब होता है। और जब वैक्यूम का बात करेगा तो वहां पर एग्जैक्टली 1 होता है। और अगर कंडक्टर का बात करेगा, कंडक्टर यानी कोई भी मेटल या फिर ह्यूमन बॉडी या फिर अर्थ को भी जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सके, तो उसमें ये टेंड करता है इंफिनिटी, वहां पर अनंत होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये कुछ है जिसका तुमको मान पता होना चाहिए, बाकी अगर नहीं भी पता है तो ज्यादातर क्वेश्चन में दिया ही रहता है। तो ये तुम्हारा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, जो तुम्हारा मीडियम बाय वैक्यूम परमिटिविटी, मीडियम बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। तो अब जब भी तुमको किसी मीडियम में फोर्स निकालने के लिए दिया जाएगा तो जो हमने लिखते हैं F k q1 q2/r²। यहाँ पर k क्या था, 1/4πε0, इसमें m0 का वैक्यूम में, अगर मीडियम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन m कर देंगे, बाकी ये जो q1 q2 है बाय r², ये वैसा ही रहेगा। और ये एप्सिलॉन मीडियम वाला कहाँ से निकाल के लाएंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को वैल्यू पता है हमेशा 8.85 × 10⁻⁻12 और k इनको दिया है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकता है मीडियम, ठीक है। तो इसका भी